नमस्कार, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 17। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इज लोकेटेड इन, यानी भारतीय वायुसेना की एकेडमी कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है हैदराबाद में, डिडुंगल में, बेंगलोर में, पुणे में, कहाँ पे है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा डिडुंगल में स्थित है। डिडुंगल जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 11 अक्टूबर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और 1971 से जो है इसकी मतलब ये चलने लगी थी। यहाँ पे जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है वो शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना की एकेडमी कहाँ है, जितने भी फोर्सेज है, बीएसएफ की एकेडमी कहाँ है, या पीसीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है या आईएएस जो लोग करते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान होते हैं ये फेमस होते हैं और इन पे अक्सर क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपसे निम्न सदन के बारे में कुल संख्या पूछी गई। निम्न सदन यानी लोकसभा के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक इस माध्यम से देखिए, संसद होती है। ठीक है, संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। देखिए, लोकसभा को ही हम प्रथम सदन भी कहते हैं, फर्स्ट सदन। राज्यसभा को हम सेकंड सदन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा को ही हम जो है जनप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम निम्न सदन भी कहते हैं, या इसके कई नाम हैं। ठीक है, निम्न सदन। और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, और इसे हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय सदन भी कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या किस प्रकार होती है। देखिए, लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है हमारे यहाँ पे 552 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 552। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, इसमें से जो है वो 530 जो है वो राज्य के होते हैं। ठीक है, 20 यूटी से होते हैं। ठीक है, और जो 2 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत में कौन से आते हैं? एंग्लो इंडियंस। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा जो है वो मनोनीत किए होते हैं। ठीक है, देखिए अधिकतम संख्या 552 होनी चाहिए। इसके अलावा ये जैसे बाकी संख्या जरूरी नहीं है कि 530 ही राज्य के हों, हो सकता है 500 ही मेंबर हो, जरूरी नहीं है कि यूटी के 20 सदस्य हो सकता है 10 या 13 ही रख लें ये लोग, लेकिन ये कंफर्म है, ये संख्या कंफर्म है, 2 एंग्लो इंडियंस रहेंगे ही रहेंगे। ये जो दोनों संख्याएं हैं ये गड़बड़ सकती हैं, लेकिन कभी भी 552 से ऊपर नहीं जा सकती हैं। क्या हो सकता है? किसी भी संदर्भ में ये 552 से ऊपर नहीं जा सकती। तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आंसर बी होगा, यानी निम्न सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 552। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है हम राज्यसभा के जो है उनके भी देख लेते हैं कि राज्यसभा में किस प्रकार की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, सदस्य मतलब वहाँ पे कैसे सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, देखिए राज्यसभा में राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है 250। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उसमें से जो है 238 के आसपास जो है वो राज्यों से होते हैं। ठीक है, और जो 12 होते हैं वो मनोनीत होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कैसे कैसे होते हैं। ये जो मनोनीत होते हैं ये तो मनोनीत होती है, लेकिन ये जो बाकी राज्यों वाला है, ठीक है, इसमें से जो है 4 यूटीज में चले जाते हैं। यूटीज कौन सी यूटीज वाली? दिल्ली वाली यूटीज वाले, ठीक है, और पौंडीचेरी वाले। ठीक है, पौंडीचेरी यूटीज वाले जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, कि जो लोकसभा है उनके सबसे अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की होगी 552। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की सबसे अधिकतम संख्या होगी 250। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपसे अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ, यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पौंडीचेरी या कुछ लोग पुडुचेरी भी बोलते हैं उसका भाग नहीं है। ठीक है, देखिए पुडुचेरी जो है वो 3 प्रकार के जिलों से जो है मिलकर के बना है। ठीक है, सॉरी 3 नहीं 4 प्रकार के जिलों से मिलकर बना है, 4 जिलों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमें उन 4 जिलों का नाम याद होना चाहिए। देखिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो करावती इसमें शामिल नहीं है। करावती क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, उसके अलावा कराईकल, माहे, यनम, ठीक है, ये सारे के सारे जो है क्या है, पुडुचेरी का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ है? पुडुचेरी का हिस्सा है। देखिए कराईकल जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और माहे जो है वो केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और एक चौथा मैंने आपको 4 बताया, तो चौथा पुडुचेरी खुद है। ठीक है, इसके अलावा ये 3 जो है वो उसमें स्थित जिले हैं, इनको मिला करके यानी पुडुचेरी जिले को मिला के, केरल जिले को सॉरी पुडुचेरी को मिला के, कराईकल को मिला के, यनम को मिला के और माहे को मिला करके जो है टोटल हिस्से को हम पुडुचेरी कहते हैं। ठीक है, देखिए पुडुचेरी का गठन कब हुआ था? इन सबको मिला करके पौंडीचेरी या पुडुचेरी को कब बनाया गया था? तो हमने 1 नवंबर 1954 को जो है इन सब जिलों को मिला करके जो है पुडुचेरी का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि साउथ में है तो यहाँ पर तमिल बोली जाती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा मलयालम, ठीक है, उसके अलावा तेलुगु, ये जो भाषाएं हैं वो यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये पुडुचेरी आपने देख ही लिया। ठीक है, एक ये है, एक माहे डिस्ट्रिक्ट है, एक कराईकल है, एक यनम है। ठीक है, तो आप आई होप इस जो है मैप के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं। ठीक है, चलिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये भारत का एक यूटी है, सबको पता है। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है। ठीक है, ये पुडुचेरी शहर कराईकल, यनम और माहे को मिलकर के जो है अरब सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए ये देखिए 1 नवंबर 1952 को ये अस्तित्व में आया था। इसमें तमिल हो गया, अंग्रेजी हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु जो भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड बाय, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो राज्य का राज्यपाल है, गवर्नर लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यपाल को ही गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, तो जो राज्य का राज्यपाल है उसे हटाया कैसे जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है कि उन्हें उसे कौन हटा सकता है। संसद हटा सकती है, केंद्र सरकार हटा सकती है, राष्ट्रपति हटा सकता है, या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री हटा सकते हैं। ठीक है, उसको हटाने में किसकी भूमिका जो है वो प्रमुख होती है? देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है और उसका जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। ये प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ होता है यानी राष्ट्रपति की मर्जी से ही वो पद पर आता है और राष्ट्रपति जब चाहे मर्जी अपनी इच्छा से, ठीक है, उसे पद से हटा सकता है। यानी संविधान में उसे पद से हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है या कुछ नियम नहीं बताए गए हैं कि ये करेगा तो ही उसे हटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो उसे जब चाहे मर्जी जो है वो पद पे बैठा सकता है, जब चाहे मर्जी उसे पद से हटा सकता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये स्टेटमेंट दे देगा आपको। ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द जो है पद धारण नहीं करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि नहीं, उसका पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं संविधान के जो भाग 6 है। ठीक है, 6 के आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक जो है राज्यपाल की व्यवस्था जो है बताई गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा और साथ में ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति जो एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और वो जो है वो क्या कहते हैं दिल्ली का भी राज्यपाल है और चंडीगढ़ का भी राज्यपाल है, तो क्या उसे डबल पेमेंट मिलेगी? नहीं, उसे डबल पेमेंट नहीं मिलती है। उसे एक ही राज्य के राज्यपाल होने की पेमेंट मिलेगी, दूसरी की वो उसको जो है पेमेंट नहीं की जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दो यूटी संभाल रहा है तो डबल पेमेंट उसके हाथ में आएगी, नहीं, उसको सिंगल पेमेंट ही मिलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
आर्टिकल 155 के तहत देखिए व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो 5 साल तक जो है वो अपने पद को धारण करता है। तो आपको याद रखिएगा ये प्रसाद पर्यंत वर्ड कौन से आर्टिकल में यूज़ किया गया है, तो प्रसाद पर्यंत जो शब्द है वो आर्टिकल 155 में यूज़ किया गया है। इसीलिए क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसलिए अक्सर उसे जो है वो केंद्र सरकार का एजेंट भी लोग कहते हैं। क्या करते हैं, केंद्र सरकार का एजेंट है जो राज्यों पर जो है क्या कहता है व्यवस्था बनाए रखता है, उन पर नज़र रखता है कि वो कानून के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था भाग 6 हो गया, अनुच्छेद 153 से 162। ठीक है, 153 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए की जाएगी और ये प्रसाद पर्यंत पद है, कभी भी यानी वापस बुला सकता है और ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक लॉयन आर फाउंड ओनली इन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओनली है, सिर्फ एक ही जगह जो है वो पाए जाते हैं एशियाई शहर। अपने आप में ये एक यूनिक बात है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके पास आंसर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं या सारिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। देखिए इसका आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये शेर जो है वो पाए जाते हैं। अब इनके बारे में एक और चीज़ आप याद रखिएगा, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये अनुसूची वन में आते हैं। अनुसूची वन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको शेर, चीता आदि का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि इनको नुकसान पहुंचाना मना है, दंडनीय अपराध है अगर आप इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जो है कैटेगराइज्ड है, यानी क्या है, संकटग्रस्त है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। ये देखिए एशियाटिक जो लॉयन होते हैं, ठीक है, वो बाकी लॉयंस की तुलना में थोड़े अलग दिखते हैं। इनके पूरी बॉडी पे फर ना होकर के इनके इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा ही जो है वो फर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा लियो पार्शिका होता है। ठीक है, ये अफ्रीकी की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं और वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, 1972 के अंतर्गत अनुसूची वन में आते हैं और IUCN की रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड के रूप में जो है वो सूचीबद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अरेंज द फॉलोइंग हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको इन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको व्यवस्थित करना है। आपके पास ऑप्शन है मन्नार, ऊटी, सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, सिद्धदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार, सिद्धदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, सिंधुदुर्ग या मन्नार, कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, ठीक है, वो ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको याद करने के लिए देखिए आप देख लीजिए इनकी लोकेशन कि कहाँ कौन सा है। ये देखिए सिंधुदुर्ग और कुद्रेमुख, ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, मन्नार जो है वो केरल राज्य में स्थित है और ऊटी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो आपको अब जो है ये याद करने में आसानी होगी कि नॉर्थ टू साउथ अगर हम इन्हें अरेंज करें तो कौन पहले आएगा और कौन सबसे एंड में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया, यानी कौन सा भारत में एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है भिमबेटका गुफा, ठीक है, कुरनूल गुफा,
हंस की गुफा या बराबर की गुफाएं, कौन सा जो है पुरापाषाण स्थल नहीं है। पुरापाषाण देखिए स्थल वो होते हैं जो बहुत ही मतलब बहुत प्राचीन टाइम पे बने हों, ठीक है, जिन पे कुछ चित्रकारियाँ जो है वो की गई हों, जहाँ से उनके लोगों के बारे में जो है हमें लोग, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थे वो शिकार कैसे करते थे, उन्होंने कुछ चित्रकारियाँ ड्रॉ की हों या कुछ अपने हथियार वगैरह छोड़े हों, ठीक है, क्योंकि पहले के लोग जो है क्या कहते थे, गुफाओं में ही तो रहते थे, बाद में मनुष्य बाहर आ गए थे, तो हमें ऐसी गुफाओं के बारे में बताना है जहाँ पर इस प्रकार के साक्ष्य मिले हों, ठीक है। तो देखिए भीमबेटका गुफा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहाँ पे पिक्चर भी दिखाई थी, वहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ है, तो ये इसमें ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए कुरनूल गुफा में भी पाए जाते हैं इसी प्रकार के साक्ष्य, ठीक है, हंसी गुफा में पाए जाते हैं, बराबर गुफाओं में इस प्रकार के साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। बराबर की गुफाएं जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, बिहार के गया में, ठीक है, बिहार के गया में स्थित है, क्योंकि इस गुफा का निर्माण क्या किया गया है, चट्टानों को काट कर बनाया गया, और ये मौर्य काल से संबंधित गुफाएं हैं, मौर्यों ने जो है वो इन्हें बनाया था, ठीक है, यानी ये जो है वो प्राचीन जो मानव थे उनके द्वारा बनाई गई नहीं है, ये मौर्य काल के जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, तो इसलिए ये पुरापाषाण की जो है श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी जो गुफाएं हैं वो पुरापाषाण कालीन गुफाएं हैं। आप यहाँ से इन तीनों गुफाओं का नाम याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगर ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है तो आपको जो है ये याद हो और आप इनकी जो गलती है वहाँ पे ना कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये है बराबर की गुफाएं, ठीक है। उस टाइम पे वो लोग जो है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए जो है इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण करते थे, ठीक है, ताकि जो बौद्ध थे जो वहाँ पे भिक्षुक होते थे वो आराम कर सके, ठीक है। ये देखिए ये इनके अंदर की मूर्तियाँ वगैरह इस प्रकार की इसके अंदर बनी हुई हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए ये वही है जो मैंने आपको बताया, गया जिले में स्थित है, मौर्य काल से संबंधित है, बाकी जो है वो क्या है पुरापाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following Indus civilization site has been found at the Great Bath, यानी आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता स्थल में जो महान स्नानागार है वो कहाँ पाया जाता है। हड़प्पा में पाया जाता है, कालीबंगन में पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, या धौलावीरा में पाया जाता है, कौन से स्थान पर वो पाया गया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो लोग भी बच्चे तैयारी करते हैं तो अब एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर आपको रिपीट करके याद की जाती है, क्योंकि ये हर मतलब फेवरेट सवाल है, ये हर बार जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में पाया गया है महान स्नानागार, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बाकी जो हड़प्पन साइट्स है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कि हड़प्पा वासी खेती किसी चीज़ की करते थे, ठीक है, तो उन्होंने कपास की खेती करी थी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले विश्व में किसकी खेती की थी, तो कपास की खेती की थी, ठीक है। अब आपसे पूछे कि अलंकृत ईंटें और कृषि कर्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ठीक है। कालीबंगन में क्या मिला है, कालीबंगन में हमें मिला है अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटों और कृषि कर्म के साक्ष्य, ठीक है। ठीक है, अलंकृत ईंटों और कृषि कर्म के साक्ष्य में जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें कालीबंगन से मिले हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लोथल से क्या मिला है। तो देखिए लोथल से आपको मिला है, लोथल से मिला है मृण की बनी मम्मी के प्रमाण, ठीक है। किसके प्रमाण मिले हैं, मृण, मम्मी के प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा लोथल से क्या मिला है। उसके अलावा लोथल से हमें एक और चीज़ मिली है, ठीक है, वो है गोदीवाड़ा का प्रमाण। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछता है वो सवाल, ठीक है। गोदीवाड़ा का प्रमाण ये भी हमें जो है वो लोथल से ही मिला है, ठीक है। उसके अलावा चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि हमें जो है वो चुनहोदड़ो से क्या मिला है, ठीक है। तो देखिए तो हमें चुनहोदड़ो से
लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? लिपस्टिक के प्रमाण। अब आप सोचेंगे उस टाइम पे भी लोग लिपस्टिक लगाते थे, हाँ जी लगाते थे, ठीक है। तो लिपस्टिक के प्रमाण हमें यहाँ से कहाँ से मिले हैं? जो है चान्होदोड़ो से मिले हैं, ठीक है। ठीक है, बनावली से क्या मिला है देखते हैं। देखिए, बनावली से हमें मिट्टी के खिलौने का हल मिला है। क्या क्या मिला है? मिट्टी से बना हल या फिर हल का खिलौना, ठीक है, जो भी आप कह लीजिए, मिट्टी से बना हल मिला है, ठीक है। उसके अलावा चले हम देख लेते हैं कि सुरकोटदा से हमें क्या मिला है, ठीक है। सुरकोटदा से हमें जो है वो घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। घोड़े की हड्डी के अवशेष क्या मिला है हमें? घोड़े की हड्डी के अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से आपको एक तो महान स्नानागार मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था? देखिए, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें मिला है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, ठीक है। एक मोहर मिली है, ठीक है, मान लीजिए एक मोहर है, मान लीजिए क्या एक मोहर ही मिली है, ठीक है। मोहर में क्या क्या चीजें मिली है? तो मोहर में एक देवता है, ठीक है, जिनके 3 मुख हैं। क्या है? 3 मुख हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या बने हैं? हाथी बना है, ठीक है। ये आपने इसकी पिक्चर जो है एनसीईआरटीज में देखी होंगी, ठीक है। गैंडा बना है, चीता बना है और भैंसा बना है, ठीक है। और इसके नीचे जो है 2 हिरन जो है वो दिखते हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार की जो है वहाँ पे एक मोहर मिली है। तो मोहनजोदड़ो में एक तो बड़ा स्नानागार मिला है और एक मोहर मिली है। मोहर में क्या क्या मिला है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मोहनजोदड़ो और कालीबंगन दोनों में हमें जो है वो पशु बलि के प्रमाण भी मिले। किसके प्रमाण मिले हैं? पशु बलि के। उस टाइम के जो लोग थे वो पशुओं की बलि दिया करते थे, ठीक है। पशु बलि के प्रमाण मिले हैं हमें। तो पशु बलि के प्रमाण कहाँ से मिले हमें? तो हमें कालीबंगन और मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्वाधिक बौद्धकालीन मुद्राएं भी कहाँ से मिली हमें? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। सर्वाधिक सैंधवकालीन मुद्राएं, ठीक है, नॉट बौद्धिक मुद्राएं, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। सर्वाधिक मुद्राएं भी हमें यहीं से मिली है, सैंधवकालीन, ठीक है। मुद्राएं कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मोहरे बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मोहरे शब्द ज़्यादा फेमस था, तो आप मोहरे शब्द को याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है वो सैंधवकालीन जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, ठीक है, अन्य प्रमाणों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, लोथल और रंगपुर से हमें चावल के प्रमाण मिलते। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे जो है ये पूछ चुका है, ठीक है, कि चावल के प्रमाण कहाँ मिले। तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल और रंगपुर में मिले हैं। उसके अलावा संघोल में हमें वृत्ताकार जो है अग्नि स्थल मिला है, हवन कुंड जिसे कई लोग बोलते हैं, ठीक है, वो मिला है हमें संघोल में, ठीक है। उसके अलावा कुरुनाल में हमें क्या मिला है? कुरुनाल में मिला है चांदी के 2 मुकुट, ठीक है, चांदी के 2 मुकुट हमें कुरुनाल से मिले हैं, ठीक है। तो यह आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हड़प्पा काल में आपको जो है वो कौन से स्थान पे मिली हैं। इन चीज़ों का लिस्ट आप जो है एक पेज पे बना लीजिए अपनी एक शीट पे, और इन्हें बैठ के दिन आप अच्छे से याद कर डालिए, ताकि जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। और ये जो सेक्शन है हड़प्पा कालीन सभ्यता, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ मिली, ठीक है, किसने इसे खोजा, किस स्थल ने, मतलब किस व्यक्ति ने कौन से स्थल को खोजा, ठीक है, तो कौन सा जो स्थल था वो किस चीज़ का व्यापार करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से वो सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, ये है महान स्नानागार,
ठीक है। अगर आपसे कोई मतलब आपको इमेजिन करना हो कि कैसा दिखता होगा तो ऐसे ही दिखता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करता है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है? सदोई से, शहनाई से, सितार से, तबला से। देखिए ये तो बहुत इजी है, वो शहनाई वादक थे, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये ही है बिस्मिल्लाह खान, शहनाई बजा रहे हैं वो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है। इनका जो जन्म था वो याद कर लीजिए, इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। इसके अलावा देखिए इन्हें जो है 2001 में जो है भारत रत्न मिला था, क्योंकि यहाँ भारत रत्न का जिक्र है तो हम देख लेते हैं कब मिला था। तो इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन्हें जो है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है और तानसेन पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धा एंड महावीरा कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा, ठीक है। तो आप पहली बात आपको बताना चाहिए कि 16 महाजनपद थे, ठीक है, और आपको ये 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों का जो नाम है वो याद होना चाहिए। वहां से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेगा और वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है मगध से, विज से, उज्जैन से या कौशल से, किससे संबंधित है? तो देखिए आपको तो पता ही है, ठीक है, जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीन तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर थे, ठीक है। और उनका जन्म जो है वो कुंडग्राम जो है वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो उस टाइम पे जो है किसकी राजधानी थी? तो विज महाजनपद की जो है वो राजधानी थी वैशाली, ठीक है। तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। लेकिन जो बुद्ध थे, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है सबको पता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु की लुम्बिनी में जो है वो उनका जन्म हुआ था। अब देखिए ये जो वैशाली है या कुंडग्राम है वो तो विज में शामिल है, लेकिन कपिल वस्तु की लुम्बिनी जो है वो किसी भी महाजनपद का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सही नहीं बता सकते, क्योंकि महावीर का अगर से पूछा होता कि महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आते, तब आप आंसर विज ही टिक कर सकते थे। लेकिन क्योंकि बुद्ध जो है वो 24 महाजनपदों में से दिए हुए महाजनपदों में शामिल नहीं है, ठीक है, या उसके हिस्सा नहीं है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है ये एक गलत क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन नहीं है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को हटाने के बजाय मैंने आपको यहाँ पे चीज़ डिस्कस की कि कई बार इस प्रकार की गलतियाँ भी जो है वो एग्जामिनर से हो जाती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 14 पूछ रहा है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या बताता है? जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, वो हमारे नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, वो आपको जो है देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें मिलता है आर्टिकल 23 और 24 में, हमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, वो हमारे आर्टिकल 29 और 30 में शामिल है, ठीक है। और जो समानता का अधिकार है वो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल हमें कौन से प्रकार के जो है वो अधिकार जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए अब जो है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है और इनको देख के आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। देखिए वित्तीय समावेशन से पहले आप ये समझिए कि वित्तीय समावेशन होता क्या है। देखिए वित्तीय समावेशन क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार चाहती है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ना, उसको भी जो है वो बैंकिंग की सुविधा उसके पास हो, ठीक है,
और जो है मतलब एक तरीके से मतलब उसका भी बैंक में एक खाता हो, ठीक है, 24/7 जो है उसकी बैंक तक पहुंच हो, वो लोन उसको आसानी से मिल सके, ठीक है, वो भी एक एटीएम कार्ड वगैरह इत्यादि का जो है वो आसानी से उपयोग कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं ताकि लोगों की पहुँच जो है वो बैंक तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई हैं, ठीक है, वो आपके सामने दी हुई हैं, आपको उन योजनाओं का नाम बताना। देखिए, सबसे पहले आपको है भुगतान बैंक का खोला जाना। ऑफ कोर्स ये सरकार ने इसीलिए चलाई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी सरकार ने इसलिए तो किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैंकों पर ट्रस्ट दिखाएं, उनके पास आएँ, ठीक है। उसके बाद मुद्रा योजना का भी सबको पता ही है, जिन लोगों ने भी पढ़ा है, ठीक है, सरकार ने योजना किस लिए चलाई थी। अटल पेंशन योजना भी इसीलिए चलाई गई। तो ये सभी की सभी जो योजनाएं हैं, यानी चारों की चारों जो योजनाएं हैं, इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, यानी मनी को जो है वो लोगों तक लेके जाना, बैंकिंग सुविधाओं को जो है लोगों के लिए जो है वो आसानी या काफ़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ाना, जो है ये इनका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किससे मेल खाता है, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे नीति निर्देशक तत्व, हमारे नागरिक। देखिए, तो सबको पता है कि हमारे मूल अधिकार पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट होंगी, आपसे इन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज आपसे इस पर मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लिया गया है, ठीक है। देखिए, सबको पता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 4 जो है वो आपसे डीपीएसपी के बारे में बात करता है, और पार्ट 2 जो है वो आपसे नागरिकता के बारे में क्या करता है, बात करता है। तो इसमें हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, यानी कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। बस ऑप्शन है 16, 25, 17 या 24, ठीक है। कौन सा कहता है कि भारत में जो है वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को जो है अबॉलिश किया जाए। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 24 जो है आपको बताता है कि जो है 14 साल से कम बच्चों को ऐसे किसी प्रकार के कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा जहाँ पे जोखिम जो है उसका खतरा हो, क्योंकि इस प्रकार के जो कार्य करना दंडनीय अपराध है, मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंडियन स्क्रिप्ट्स इवॉल्व फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपसे पूछ रहा है कि अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई। संस्कृत से, यूनानी से, ब्राह्मी से, द्रविड़ से। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इजी, सबको पता है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। आपको पता है अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, वो ब्राह्मी लिपि में ही तो थे, ठीक है। और उसी से जो है अनेक प्रकार की लिपियों का विकास हुआ है। कौन कौन सी लिपि, देखिए तिब्बत जो राज्य है, ठीक है, सॉरी तिब्बत जो स्टेट है, ठीक है, उसकी जो लिपि है तिब्बती, ठीक है, वो भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। कोरियाई प्रायद्वीप आपने सुना है, ठीक है, तो कोरियाई जो लिपि है वो भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई जो लिपियां हैं, ठीक है, वो भी इसी से निकली हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए अब, ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन कौन सी जो है लिपियां जो है ब्राह्मी लिपि से निकली है, और भारत में जो अधिकांश लिपियों का विकास कौन सी प्रकार की लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। ये लिपि को जो है वो पढ़ा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा भारत में अन्य भी लिपियां हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसी होती है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये देखिए, तो ये इस प्रकार की लिखी हुई होती है, इसकी डिकोडिंग ऑलरेडी जो है वो की जा चुकी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर स्किन हेल्दी, यानी कौन सी विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए को मैंने आपको बताया था, ये हमें जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, तो ये हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है। विटामिन जो सी है मैंने आपको बताया था, उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, हमारे दांतों को प्रभावित करता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। विटामिन B12 मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये हमारे जो है वो क्या कहते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमें जो है वो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि
मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देके समझा। विटामिन जो B12 होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे अंदर जो खून होता है ना, उसको बढ़ाने में, हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं जिनको बोलते हैं हम RBC, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा विटामिन E, ठीक है। तो विटामिन E जो होता है वो हमारी त्वचा हो गया, हमारे स्किन हो गया, उसको जो है ग्लो करने में, अगर आपके शरीर को मतलब मदद चाहिए, कुछ नहीं कहते कि हमारी जो स्किन है वो बेबी सॉफ्ट है, वो इसलिए क्योंकि उनमें विटामिन E ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के जो है वो आपने देखा होगा उनकी स्किन में जो है फ्रेकल्स नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसी सी सूखी त्वचा नहीं होती, ड्राई स्किन नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनकी स्किन में जो है विटामिन E जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में मौजूद होता है। आपने विटामिन E की कैप्सूल्स भी देखे होंगे, अगर आपने कई कुछ लोग अगर जिनको जो लोग जो घरेलू रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, तो विटामिन E की कैप्सूल को जो है अपने फेस पैक में मिला के लोग लगाते हैं, ताकि जो इनकी जो त्वचा है, ठीक है, जो ऊपर का जो फेस का लेयर है, ठीक है, उस पर जो चमक है वो बनी रहे, ठीक है। विटामिन E के जो स्रोत है वो है सब्जी, वेजिटेबल से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है वो, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट मक्खन भी आता है, मक्खन से मिलेगा, ठीक है, और अंकुरित अनाजों से मिलता है, ठीक है। ये है विटामिन E के स्रोत, ठीक है। चलिए ये देखिए विटामिन E जो है किस किस से मिलता है, व्हीट जर्म ऑयल से मिलता है, सनफ्लावर सीड से मिलता है, एवोकाडो से मिलता है, पालक से मिलता है, कीवी से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, मैंगो से मिलता है, पीनट से मिलता है यानी मूंगफली से, सनफ्लावर के ऑयल से मिलता है, ठीक है, सोयाबीन के ऑयल से मिलता है, हेज़लनट से मिलता है, पीनट बटर से मिलता है, टोमेटो से मिलता है, कॉर्न ऑयल से मिलता है, और सैफलो ऑयल से भी मिलता है, ठीक है। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। डाइटरी फाइबर, ठीक है, इज हाईली डिजायरेबल इन आवर डेली डाइट बिकॉज, यानी भोजनी जो रेशे हैं हमारी दैनिक जीवन में अत्यधिक वांछित क्यों है, ठीक है, यानी हमें इनकी जरूरत क्यों है। आपके पास ऑप्शन है अतिरिक्त प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए, अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को जो है संतुलित करने के लिए, हमारे शरीर में अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायता करते हैं, या थकान कम करने के लिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए हमारे जो भोजन है उसमें हम फाइबर्स को क्यों खाते हैं, क्योंकि कई बार जब हम अपने भोजन का पाचन करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो हमारे भोजन होते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ कण होते हैं, ठीक है, छोटे बड़े, जो है जिनका पाचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अब अगर वो हमारे शरीर में रह जाएंगे तो हमें नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है, हमें जो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उससे निपटने के लिए फाइबर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं, उन ऐसी चीज़ों को जो हमारे शरीर के जो है हानिकारक है, ऐसे भोजन पदार्थ जो छोटे छोटे टुकड़ों में रह जाते हैं, उन्हें वो अपने साथ जो है वो बाहर ले आते हैं, ठीक है। इसलिए हम डाइटरी फाइबर्स जो है वो लेते हैं। देखिए अब हमें किससे, और हमारे पाचन को जो है सुचारू रूप से जो है चलाते हैं। अब किस किस में पाए जाते हैं ये, तो मक्का में पाया जाता है, ठीक है, केला में पाया जाता है, सेब में मिल जाएगा आपको, मूली में मिल जाएगा, ठीक है, और प्याज आदि में आपको जो है ये डाइटरी फाइबर्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए डाइटरी फाइबर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। चिया सीड्स हैं, लेंटिस हैं, आलमंड्स हैं, ओट्स हैं, होल व्हीट पास्ता है, एवोकाडोज हैं, रेसबेरीज हैं, रेड किडनी बीन्स है, रेड किडनी बीन्स यानी राजमा, ठीक है, चिकपीक्स हैं यानी छोले, ठीक है, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स हैं, ठीक है, ग्रीन पीज हैं, कैरेट्स हैं, कॉर्न है, ब्रोकली है, रेड एप्पल है। देखिए कॉर्न, ब्रोकली, रेड एप्पल, एवोकाडोज, नट्स वगैरह ये विटामिन ई के भी अच्छे स्रोत हैं, तो आप इन्हें खाया कीजिए, आप लोग इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, ठीक है, ताकि आप जो है वो विटामिन, आपकी स्किन भी अच्छी रहे, ठीक है, और आपके जो गट हेल्थ है वो भी अच्छा रहे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वही बात है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेक्टर कंबाइन विद देयर रॉ मटेरियल। आपको बताना है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये कौन से मटेरियल यानी किस चीज़ को बनाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो की जाती है, ठीक है। ओटाई यानी गिनिंग, ठीक है, मॉडिफिकेशन, टू टीयर, टू मेक बॉल्स। देखिए
सबसे पहले आप जो है बॉल्स मतलब जो है उसी को समझ लीजिए कि जो है वो लच्छा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बॉल्स किसका बनाया जाता है, ठीक है, तो ऊन का बॉल बनता है, ठीक है। तो भेड़ की ऊन का जो है क्या बनता है, वो बॉल्स ही बनती है, ठीक है। फिर चीरना, फाड़ के किसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो फाड़ के किसे बनाया जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं, मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। देखिए जो टू मेक बॉल्स, ठीक है, जो है मतलब बॉल्स किसकी बनाई जाती हैं, तो वो सिल्क की जो है वो बॉल्स बनाई जाती है, ना कि भेड़ की ऊन की, ठीक है, सिल्क की। आपने देखा है सिल्क का जो है वो एक वो होता है, वर्म टाइप का होता है, कीड़ा टाइप का होता है, ठीक है। उसे जो है वो लोग पालते हैं, उसके बाद उसमें से एक धागा से निकलता है, उस धागे को जो है वो छोटी छोटी जो है गुच्छों में, बॉल के गुच्छों में जो है बना के तैयार करके फिर वो जो है उसके माध्यम से साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। चीरना, ठीक है, यानी फाड़ते किसे हैं, तो भेड़ की ऊन को फाड़ा जाता है, ठीक है, उसको किया जाता है, ठीक है, फाड़ के जो है फिर उसे बनाया जाता है। तो उसके बाद मॉडिफिकेशन किसका किया जाता है, तो देखिए किस चीज़ को बदला जाता है, उसके स्वरूप को किसको बदला जाता है, तो चमड़े को मॉडिफाइड किया जाता है। जो चमड़ा निकाला जाता है जानवरों के ऊपर से, आप उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको बहुत धोया जाता है, ब्रश से रगड़ा जाता है, फिर उन्हें बॉयल वगैरह करके उसकी स्मेल हटाई जाती है, फिर उन्हें कुछ मिक्सचर्स में घोल के काफ़ी टाइम तक जो है रखा जाता है कि उनमें वो कठोरपन या लचकपन आए, तो मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो चमड़े का होता है मॉडिफिकेशन। फिर है गाइनिंग, यानी उटाई किसकी होती है, ठीक है, तो कपास की होती है उटाई, ठीक है। कपास को आपने देखा है, उसको बिना जाता है, ठीक है, खेत में कपास लगती हैं तो पौधों से आप उन्हें अपने हाथों से प्लक करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है, कि जो है क्या है, तो इसमें आंसर जो है बी सही होगा, ठीक है। अब मैंने आपको हर प्रोसेस बता दिया है एग्जाम्पल के साथ, तो आपको इन्हें याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंडेंसेशन प्रोसेस रेफर टू, कंडेंसेशन की प्रक्रिया किससे संदर्भित है। आपके पास ऑप्शन है जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना, जलवाष्प का ठोस रूप में परिवर्तित होना, जल का ठोस रूप में परिवर्तित होना, और जलवाष्प का उसके द्रव्य रूप में परिवर्तित होना, ठीक है। देखिए ये बहुत इजी जो है क्वेश्चन है, अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ी है तो आपने ये सब प्रोसेस ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर है डी। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ वाटर साइकिल के बारे में, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो आगे चल करके जो है इस चीज़ में जो है कठिनाई ना हो। देखिए एक टर्म आता है गलन, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। इसमें जो है कोई भी चीज़ या कोई भी जो पदार्थ है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आप बस ये याद कर लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है संघनन, संघनन यानी कंडेंसेशन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। उसमें कोई भी चीज़ जो है वो गैस से लिक्विड में परिवर्तित होती है। देखिए जलवाष्प क्या है, एक गैस है, ठीक है। वायु में मौजूद जल की जो मात्रा उसको हम जलवाष्प कहते हैं, और वो किस में परिवर्तित हो रही है, द्रव्य रूप में पूछा है आपसे, तो लिक्विड क्या होता है, द्रव्य को ही कहते हैं, ठीक है। तो संघनन यानी कंडेंसेशन तब होता है जब गैस को हम लिक्विड में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद आता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, ठीक है। वाष्पीकरण में क्या होता है, जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इसमें जो है कोई भी चीज़ जो है वो गैस से सॉलिड में परिवर्तित होती है, ठीक है। गैस से क्या होती है, सॉलिड में परिवर्तित होती है। इसके साथ साथ ही जो है एक और प्रक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं निक्षेपण, कुछ लोग इसे डिपोजिशन भी बोलते हैं। इसमें भी जो है वो गैस टू सॉलिड ही होता है, ठीक है। गैस टू सॉलिड जो है वो परिवर्तन होता है। तो आपको ये जो टर्म्स है वो याद रखने हैं कि कौन सा किस में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन प्लांट द प्रोसेस बाय विच वाटर लेवल लीव्स एज वाटर वेपर इज कॉल्ड, यानी वो प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर जाता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया है कि वाष्पोत्सर्जन या इवेपोरेशन में क्या प्रक्रिया फॉलो होती है, लिक्विड टू गैस हो जाता है। यानी जब तक जल जो है वो पौधों के पत्तों में, देखिए पौधे के पत्ते ऐसे होते हैं, ठीक है, इनमें छोटे छोटे छिद्र से होते हैं, छेद से होते हैं। तो जब तक तो वो पत्तियों के भीतर है, वो किस में फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर है। जैसे वो पत्तियों के छिद्र से बाहर हो जाता है तो वो एक गैस के रूप में यानी जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन और कहीं कहीं ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वही जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, हमें बताता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जल, ठीक है, सौर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोप्लास्ट, किस किस की आवश्यकता होती है जब हम जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब संपन्न की जाती है, ठीक है। तो किसकी आवश्यकता होती है, देखिए तो सिंपल सी बात है, इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो पौधा है वो अपना खाना बनाता है, और जब पौधा अपना खाना बना रहा है तो उसे पानी भी चाहिए, उसे सूरज भी चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये सब काम कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है, जो कि प्लांट का जो एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये उसी में ही जो है इसी का एक तरीके से जो है वो जो एक्सप्लेनेशन है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ये सुक्रोज जो है ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में जो है से परिवर्तित कर देता है, क्लोरोफिल की सहायता से जो है वो भोजन अपना तैयार करता है, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सेल, यानी कोशिकीय निकाय, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकीय निकाय उत्तरदायित्व होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कौन से जो है हमारी कोशिका में होता है। आपके पास ऑप्शन है गोल्जी बॉडी में, लाइसोसोम्स में, राइबोसोम्स में या न्यूक्लियस में, किस में ये प्रक्रिया जो है वो की जाती है। देखिए अगर आपने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रखा है तो ये आंसर आपके लिए, इसको आंसर करना आपके लिए बहुत इजी है। राइबोसोम्स में ये प्रक्रिया जो है वो की जाती है। किस में की जाती है? तो राइबोसोम्स में की जाती है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का जो है उत्पादन स्थल होते हैं, यही जो है वो क्या कहते हैं प्रोटीन के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। चलिए अब हम इनको जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको याद है। देखिए ये है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस का ऊपर की खोल है, ठीक है, ये उसमें बने हुए पोर्स हैं और उसके आसपास एक ऐसी प्रकार की संरचना पाई जाती है फोल्डिंग पेपर जैसी, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। यहीं पे आकर के जो भी प्रोटीन होते हैं वो यहीं पे आकर के इकट्ठा होते हैं, ठीक है, मतलब यहीं पे आके सारी चीजें मिलती है और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी सहजीवी संबंध का आपको उदाहरण बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन है शैवाल, लाइकन, पादप मूल, राइजोबियम, बैक्टीरिया। दोनों सही है, दोनों गलत। देखिए दोनों सही है। इसमें सहजीवी संबंध क्या होता है? जिसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है, यानी ऐसे लोग सहजीवी संबंध जिसमें दोनों को फायदा हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सहजीवी संबंध क्या होता है। देखिए कुछ जीव होते हैं जो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी जो है जीवन के लिए, ठीक है। जैसे कि शैवाल होगा, ठीक है, तो शैवाल के ऊपर, शैवाल आपने देखे हैं, शैवाल
जो ग्रेट बैरियर रिफ्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाते हैं, वहाँ पे शैवाल्स पाए जाते हैं। शैवाल जो समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी मछलियाँ आपने देखी होंगी, थोड़ी थोड़ी काई जैसी लगी होती है संरचना, उसके ऊपर जो है वो चिपकी रहती है। वो क्या करते हैं, वो जो है इसको मतलब जो है इनसे पोषण लेते हैं और बदले में उन्हें जो है वो क्या कहते हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है शैवाल और लाइकन की भी भूमिका, ऐसे ही पादप मूल राइजोबम जीवों की भी भूमिका है। तो देखिए अब जो संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक मैंने आपको सहजीवी संबंध बता दिया। चलिए अब हम बाकी संबंधों पर भी नजर डाल देते हैं कि क्या कौन से संबंध को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए एक संबंध आता है सहभोजिता का संबंध, सॉरी असहभोजिता का, ठीक है। इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है। जीरो मतलब कोई फायदा नहीं, माइनस मतलब नुकसान। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम कवक या बैक्टीरिया, ठीक है। कवक हो गए और बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। ये है असहभोजिता का एग्जाम्पल। आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, फिर गट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए समझ रहे हैं। अब इससे आपको कोई नुकसान है नहीं, ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज खा लें, ठीक है, जो आपके गट हेल्थ को जो है वो नुकसान पहुंचाए, आपके अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करे, तब उस बैक्टीरिया पे असर जरूर पड़ेगा, लेकिन आप पे नहीं पड़ेगा। उस बैक्टीरिया के आपके गट में होने से कोई आपको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेट का एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो अच्छे बैक्टीरिया आपके बॉडी में पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो अच्छे बैक्टीरिया जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो आपकी बॉडी से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उनको नुकसान पहुँचाएगा, आपको नहीं, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम कवक और बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा संबंध होता है। तो नेक्स्ट संबंध का नाम है परभक्षण। परभक्षण जिसको हम बोलते हैं प्रेडिटेशन यानी प्रेडिटर, जिसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। कैसे, मान लीजिए शेर जो है वो हिरण का शिकार कर रहा है, तो शेर का तो फायदा हुआ, हिरण तो मर गया, उसको तो जान चली गई, तो उसको हो गया नुकसान। परभक्षण का ये मतलब होता है। फिर एक टर्म आता है परजीवी, ठीक है। परजीवी में भी एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, ठीक है। जैसे कि अमरबेल है, आपने कुछ लताएं देखी होंगी जो पेड़ पे जड़ लिपट करके जो है वो आ जाती है। अब अमरबेल क्या करती है, उस पेड़ के पोषण को क्योंकि वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाती है, तो वो उस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करती है और धीरे धीरे वो जो है क्या करती है, उस पेड़ को सुखा के समाप्त कर देती है और खुद भी बाद में समाप्त हो जाती है। तो अमरबेल जो है परजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें होता है वो है कॉम्पिटिशन, या जिसको हम बोलते हैं स्पर्धा। स्पर्धा जब किसी रिलेशनशिप में होती है तो उसमें दोनों का नुकसान होता है। जैसे चूहा हो गया, ठीक है, चूहा और बिल्ली, ठीक है, चूहा और बिल्ली, ठीक है। अब आप देखो कैसे पड़ेगा। अगर चूहे को कम कर दोगे आप, ठीक है, अगर आप चूहे को पूरी तरीके से समाप्त कर दोगे, ठीक है, तो आपके एरिया से क्या हो जाएंगी, फिर बिल्ली को भी जरूरत नहीं होगी, वो भी वहां से चली जाएंगी, बिल्ली भी समाप्त हो, मतलब अगर चूहा खत्म हो जाएगा तो बिल्ली को कुछ खाने को मिलेगा, वो उसका भोजन है, नहीं मिलेगा। और अगर बिल्ली से चली गई तो फिर सांप को क्या खाने को मिलेगा, सांप भी तो चूहे को ही खाता है ना, ठीक है। अब ये चूहा दो लोगों का भोजन है, एक तो बिल्ली का भी भोजन है, एक सांप का भी भोजन है। अगर आप इन दोनों के बीच में कंपटीशन करवा देंगे, ठीक है, तो दोनों का नुकसान है, क्योंकि दोनों को एक ही चीज की जरूरत है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको सजीवता बता दिया। अब नेक्स्ट आता है टर्म सहभोजिता। सहभोजिता में एक का फायदा होता है और दूसरे का जो है वो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे एक शार्क मछली आपने देखी, ठीक है, उसके आसपास छोटे छोटे जो है मछलियां उसके ऊपर तैरती रहती हैं, ठीक है, उसके आगे पीछे आपको घूमती नजर आती होंगी। अगर आपने कभी जो है वो जो है मतलब चैनल वगैरह अगर देखा हो, सीज में मतलब जो है कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी है, तो शार्क के आसपास अक्सर छोटी छोटी मछलियां जो है वो तैरती रहती है। आपको लगता होगा ये क्यों उसके आसपास घूमती, वो इसलिए घूमती है क्योंकि क्या होता है, जब शार्क अपना भोजन कर रही होती है ना, तो वो जो कुछ भोजन जो बाहर गिर जाता है,
ठीक है, तो वो उसे खा लेती है, ठीक है, या उसके स्किन पे मौजूद जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उन्हें खा लेती है। तो उसके हिसाब से क्या देखा, उसके होने से शार्क को तो कोई नुकसान नहीं है, छोटी मछलियों से उसको क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन छोटी मछलियों को उस शार्क के साथ रहने का फायदा, उन्हें मिल रहा है खाना, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सहभोजिता, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है तटस्थता। तटस्थता को हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दोनों में से किसी पार्टी को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों किसी को भी मतलब दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रही हैं, ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर रही हैं, दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका कोई एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में नहीं है, अगर कभी हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया। ये देखिए, ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है, मैंने आपको ह्यूमन और फिर गट बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, बीज हो गए, फ्लावर हो गया, मधुमक्खी और फ्लावर का संबंध भी जो है म्यूचुअलिज्म का होता है। फिर जो क्रो फिश होती है और एमीन का होता है, ठीक है, पिक्चर प्लांट्स का और बैट्स का होता है, लाइकेंस का होता है, ठीक है, एंड्स और खटमल का भी आपस में जो है वो सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल आप ये देख लीजिए, जब फ्लावर पॉलिनेट होता है दूसरे फ्लावर से, ठीक है, या बीज जो है वो नेक्टर लेके आती हैं, तो भी तो वो म्यूचुअलिज्म भी तो कर रही हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये वेल होती है, ठीक है, इसके यहाँ पे ये इस प्रकार के जो है वो फूड पाए जाते हैं, तो इनमें जो इसके यहाँ पे आसपास जो छोटी छोटी मछलियाँ तैरती रहती हैं उससे उनको फायदा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, कैट की स्किन में कुछ जो है ये इस प्रकार के जो है जीव रहते हैं। अब इस प्रकार के जीव जो उसके स्किन में रहते हैं, इससे उसको तो कोई फायदा नहीं है ना, ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको चूस रहे हैं, इसके खून को चूसते हैं, तो ये क्या है, परजीविता का संबंध इन्होंने बना रखा है, ये इसको खून को चूस के खाते हैं। और कैट को क्या होती है, इरिटेशन होती है, खुजली होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नुकसानदेह है कैट के लिए, धीरे धीरे उसका सारा खून चूस जाएंगे, तो ये क्या है, परजीविता का संबंध है, कैट को इससे नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो आप ये सब एग्जाम्पल्स भी जो है मैंने आपको सब टर्मिनोलॉजीज बता दी, इन सब एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वही है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिचेस्ट और द मोस्ट वैल्यूएबल टेम्पल इन इंडिया, ठीक है, सबसे धनवान। देखिए, अब जब ये तो भाई न्यूज में आया ही था, आपको पता ही है, 2014-15 के आसपास वो टेम्पल खोला गया था, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसको आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो सबसे जो है वो मूल्यवान और सबसे धनवान मंदिर है इंडिया का। ये न्यूज में काफी चर्चित था, काफी चला था। अब इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछे, क्योंकि 2014 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टेट विच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। देखिए, अब ये एग्जाम्पल मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, सबको पता है कि केरल राज्य का ही जो है लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन अलॉय, ठीक है, कांसा एक मिश्रित धातु है, किस किस से मिलकर बनी है कांसा, तो कांसा कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, कॉपर जिंक या टिन से मिलके बनता है, या कॉपर और टिन से मिलके बनता है, या इनमें से किसी से भी मिलके नहीं बनता है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है किससे मिलके बनता है, ठीक है। देखिए, जो कांसा होता है ना वो कॉपर और टिन से मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, कॉपर और टिन से, ठीक है। इसमें कॉपर की मात्रा होती है 88%, ठीक है, और टिन की मात्रा होती है 12%। इन दोनों को मिलाकर के जो है वो किसका बनता है, किसका निर्माण होता है, ठीक है, ब्रास का निर्माण यानी कांसे का निर्माण। अब कांसे का निर्माण किसके लिए होता है, या तो आपको सिक्के बनाने हो तो उससे बन जाते हैं, सिक्के बन जाते हैं, इससे पहले कांसे के सिक्के बहुत फेमस थे, बहुत चलते थे। घंटियां बनती है, इसी से आपने देखी होंगी मंदिर की घंटियां, ठीक है, या बर्तन बन जाते हैं इनके, तो इसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से दिखता है। ये देखिए, ये है कांसा, ये जिंक से, कॉपर, ये कॉपर है, ये टिन है, ठीक है, ये जिंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रॉकेट लॉन्च सेंटर इज, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब भी भारत में रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, तो 2 ही 3 जगह हैं जो फेमस है उसके लिए, ठीक है, जहाँ से हर बार होता है, टीवी में आपने हर बार न्यूज़ में सुना होगा, श्रीहरिकोटा,
ठीक है, से भारत ने जी है अपना इनसेट लॉन्च किया, या भारत ने अपना जो है वो सोलर मिशन लॉन्च किया, या भारत ने अपना जो है वो शनि मिशन लॉन्च किया। जो भी भारत मिशन लॉन्च करता है अक्सर जो है वो श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, ठीक है, वहाँ से लॉन्च करता है, वो स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाया गया है। चलिए अब मैप में देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ है, ये छोटा सा द्वीप दिख रहा है आप, अलग सा हिस्सा है द्वीप का, ये ऐसे करके स्थित है वो द्वीप, और ऐसे करके जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। तो ये द्वीप पर जो है श्रीहरिकोटा स्थित है, ठीक है, इसी द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। यहीं से जो है भारत अपने रॉकेट वगैरह या फिर अपनी जो भी मिशंस वगैरह होता है उसको लॉन्च करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एट व्हाट इंटरवल आर द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एशियन खेलों का जो आयोजन होता है कितने अंतराल पर किया जाता है? 3 वर्ष पर, ठीक है, 4 वर्ष पर, 6 वर्ष पर, या यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया 5 वर्ष पर। कितने वर्षों पर जो है इसका आयोजन किया जाता है? तो देखिए हर 4 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। कब से किया जा रहा है? तो 4 मार्च 1951 से किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सबको लगता होगा कि एशियन गेम्स जो है वो हाल ही में शुरू किया गया, नहीं, 4 मार्च 1951 में शुरू किया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री नेहरू थे, ठीक है, उनकी जो है एक तरीके से उनकी खोज थी ये, ठीक है, और सबसे पहला एशियाई गेम्स जो था वो न्यू दिल्ली में जो है वो आयोजित किया गया था, और तब से जो है वो यहीं पे जो है हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो चिन्ह है, ठीक है, जो इसका प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है वो है चमकता सूरज, ठीक है, चमकता सूरज जो है वो इसका चिन्ह है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया हर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। प्रथम आयोजन 4 मार्च 1951 में किया गया था, ठीक है, हमारे पंडित नेहरू के सुझाव पर ही किया गया था, ठीक है, और इसका चिन्ह है चमकता सूरज, ठीक है। ये जो है आज के आपके क्वेश्चंस की जो है वो आंसर की है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी हो, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या कोई जो आपके पास क्वेरी है या आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।